हाँ जी बच्चों, ये क्वेश्चन आपने देखा था, मैचिंग में आया था, हेट्रोसर्कल कॉर्डल फिन। और ऑल्दो ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है ना, लेकिन अगर आप उसको मैच करते, क्योंकि एक देखो क्या दिया गया था, हेट्रोसर्कल कॉर्डल फिन, और एक टर्म लिखा गया था एयर ब्लैडर, और एयर ब्लैडर के सामने एक ही मैचिंग था जिसमें लिखा गया था बोनिफिस। तो अगर आप ये नहीं भी जानते थे तो आंसर आपका मैच कर रहा था। Am I right? देखो एनसीईआरटी में हेट्रोसर्कल कॉर्डल फिन तो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अगर आप ये एयर ब्लैडर में मैच कर लेते बोनिफिस से, तो एक ही ऑप्शन था जिसमें वो बोनिफिस लिखा हुआ था। और वैसे देखो एक और मैं बताता हूँ आपको, जैसे एक क्वेश्चन दिया गया था, मुझे लगता है ये भी लिखा गया था कि बुक लंग्स, ये भी आपके एनसीईआरटी मेरे ख्याल से नहीं लिखा हुआ है बुक लंग्स के बारे में, बट एक ऑप्शन में मैच करके दिया गया था कि एरेमीडा में, स्कॉर्पियन वगैरह में बुक लंग्स मिलता है ना। तो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किए गए थे। जैसे मुझे लगता है कि अगर आप एनसीईआरटी के थोड़ा सा देखो, कुछ इंफॉर्मेशन जरूरी होता है, वो इंफॉर्मेशन आपके क्लास नोट्स में लिखा मिलता है, तो आपको एनसीईआरटी के साथ साथ क्लास नोट्स भी अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। और जितना आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस का कोई देखो लिमिटेशन नहीं, जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना वो आपको बेनिफिट करेगा आपके एग्जाम के लिए। तो देखो बेसिक बात क्या है, आप लोग एग्जाम दे चुके हैं, कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको मैंने 12वीं क्लास में पढ़ाया भी होगा। हाँ जी, एनीवन इज देयर whom I taught in 12th class or 11th 12th class together? प्रज्ञा, ओके दैट्स गुड। तो कितना स्कोर कर रहे हो आप इस बार एग्जाम में? कोमल भी है, चलो वेरी गुड। हाँ जी, तो क्या कितना बायो में कितना स्कोर हो रहा है आप लोगों का? अर्चित भी है, गुड। अरे अर्चित तो कौन सा अर्चित? 705 वाला अर्चित भी बैठा हुआ है क्या? 290, 280, तो बायो में कम कैसे हो गया इतना? हाँ देखो, अर्चित नाम थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि अर्चित नाम इस बार थोड़ा करनाल में फेमस नाम होने वाला है। तो अर्चित जी देखिए, अगर आप इस बार 570 लेके आ रहे हैं तो आप बाउंड्री लाइन पे हैं। देखो मुझे लगता है जो कट ऑफ होगा इस बार वो 580 और 585 के बीच में रहेगा जनरल कैटेगरी के लिए। 580 से नीचे तो नहीं आएगा जहां तक मेरा मानना है, हो सकता है 590 भी हो जाए। तो लास्ट ईयर मुझे लगता है कि आपके हरियाणा में कितना गया था, 570 के आसपास कट ऑफ गया था। लास्ट कट ऑफ कितना था हरियाणा में बताओ? 576। तो अगर ये 576 लास्ट ईयर था, तो मान के चलो कि इस बार ये 585 के नीचे नहीं आने वाला है, और रिजल्ट तो खैर 2-4 दिन में आ ही जाएगा। तो बायो में ये बताओ, बायो में आप जो कह रहे हैं 280, 300, ये 280, 300 से कम नंबर कैसे आ गया? ऐसा क्या था बायो के क्वेश्चन में जहां आपने गलतियां करी? देखो एक क्वेश्चन जो था वो थोड़ा कंफ्यूजन है, वो अभी भी डाउटफुल है, एनटीए के आंसर के लिए वेट करना पड़ेगा। और वो आपका वो क्वेश्चन था रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियेट वाला। यही एक क्वेश्चन है, यही एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा आंसर क्या देगा, कुछ 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 इंस्टीट्यूट वाले इसका आंसर दे रहे थे, क्या बताओ, वो वाला डीएनए लाइगेज वाला, और कुछ आंसर उसका दिया हुआ है कि वो रीड करता है। क्या तो कहां पर कंफ्यूजन हुआ? नेगेटिव मार्किंग कर दिया आप लोगों ने। तो देखो यही मैं कह रहा हूं कि बायो में जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि बायो में डिफिकल्ट क्वेश्चंस ना बने कोई दिक्कत नहीं है, बट बायो में अगर आप सिली क्वेश्चन, सिली मिस्टेक्स करेंगे, आसान क्वेश्चन गलत करेंगे आप, तो फिर आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। तो उससे बचना है आपको, नेगेटिव मार्किंग तो बिल्कुल ही नहीं करना आपको। और जो मैं बता दूं आपको, बायो में आप 4-5 आसान से क्वेश्चन गलत करेंगे आप, तो आप रेस से बाहर हो गए। और मुझे लगता है कि बायो में ऐसा कोई भी क्वेश्चन था। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं, जहां तक मेरा अपना एनालिसिस है, कि अगर आप बात करें ह्यूमन फिजियोलॉजी का,
तो यहाँ से मुझे लगता है कि 7 से 8 क्वेश्चन और अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चन रहा होगा यहाँ से ह्यूमन फिजियोलॉजी से। और इस ह्यूमन फिजियोलॉजी में 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा सा आपको जैसे पूछा गया था कि डायलिसिस वाले केस में क्या होना चाहिए, है ना। लंग्स वाले क्वेश्चन पूछा गया था कि जब ऑक्सीजन डिलीवर होता है सेल्स को तो कंडीशंस क्या होता है उसके लिए। तो ये क्वेश्चन थोड़े से अच्छे क्वेश्चन फ्रेम किए गए थे। और देखो जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जैसे एक टर्म यूज किया गया था आपके बुक में क्वेश्चंस में एडिशन डिजीज। एक क्वेश्चन किया गया, देखो ग्रेव डिजीज लिखा गया था। मुझे नहीं लगता कि ये आपके एनसीईआरटी में रिटन है। हाँ जी बच्चों, ये लिखा हुआ एनसीईआरटी में आपके कहीं पर एडिशन डिजीज, ग्रेव्स डिजीज वगैरह। कुछ बच्चे कह रहे थे कि नई एनसीईआरटी में शायद दिया हुआ है, ऐसा है क्या? अच्छा, ग्रेव्स डिजीज दिया हुआ है, कहाँ पर दिया हुआ है? अच्छा एनसीईआरटी में है। हाँ वो तो थायराइड का, अच्छा वहां पे मेंशन किया हुआ है, मैं देखता हूँ। ओके, एडिशन डिजीज दिया हुआ है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए यस यू आर राइट। देखो सप्लीमेंट्री पेज से क्वेश्चन दिए गए हैं, मतलब टीचर ने क्या किया है, जो क्वेश्चन फ्रेम करने वाला था उसने लास्ट पेज उठाकर उससे क्वेश्चन फ्रेम कर दिया है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी का जो पूरा वो है, ये पूरा इस तरह का एक मिथ है कि आपको सब कुछ ध्यान से पढ़ना है। वही बात है कि जिसने वो 2-3 घंटे का पेशेंस जिसमें था बायो में, जिसने आसान कुछ गलत नहीं किए, और फिजिक्स केमिस्ट्री तो चलो ठीक है, उसका तो एक जनरल आईक्यू होना चाहिए, जिनके पास वो है वो उन्हें दिक्कत नहीं है। बट एवरेज स्टूडेंट के लिए देखो फिजिक्स केमिस्ट्री में प्रैक्टिस बहुत जरूरी होगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, मैं कह रहा हूँ, उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। कुछ बच्चे होते हैं जिनका मैथमेटिक्स अच्छा होता है, जिनका कैलकुलेशन फास्ट होता है, तो उनको फिजिक्स केमिस्ट्री में एज मिलता है। बट मैं पहले भी कह रहा था एग्जाम के पहले कि जिन बच्चों को फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा, वो स्टार्ट से अपना टारगेट बना के चले कि उनको बायो में 340 प्लस स्कोर करना है। मैं समझ में क्या बोल रहा हूँ, जिन्हें ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा टाइम लगाता हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री पे, बट फिर भी मेरा वो स्पीड नहीं बन पाता, मेरा कैलकुलेशन इतना फास्ट नहीं हो पाता, तो आप कोशिश करते रहिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ऐसे बच्चों के लिए एक ही राम कह सकते हैं, इसको मूल मंत्र कह सकते हैं आप, कि ट्राई टू स्कोर मोर देन 340 और अप्रोक्सीमेटली 340 इन योर बायोलॉजी, तो आपको जरूर सिलेक्शन मिलेगा। बट अब आपके पास अभी 7-8 महीने का टाइम है, जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री एवरेज भी है वो मेहनत कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट का कोई स्कोप, देखो जहां पर भी आपको लगता है कि ये पार्ट मेरा वीक रह गया, इस पार्ट में मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, आपको पेपर देख के पता चल गया होगा कि कहाँ पे मेरा वीकनेस है, उस पॉइंट को ज्यादा आप फोकस कीजिए। और चूंकि आपके पास ज्यादा टाइम अब नहीं है, वैसे अब क्या होता था कि ड्रॉपर का बैच स्टार्ट होता था, देखो मई जून में स्टार्ट हो जाता था, अभी स्टार्ट हो रहा है ये सितंबर के एंड में, है ना। तो ऑब्वियसली बात है टाइम कम है, तो आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत है। कंसिस्टेंसी बनाइए अपनी स्टडी में, 5 से 6 घंटे की पढ़ाई जरूर करते रहिए, कोचिंग के बाद जरूर होनी चाहिए, घर पे इतनी स्टडी जरूर कीजिए आप, और रेगुलर प्रैक्टिस जरूर कीजिए। हर टेस्ट आप थॉरोली दीजिए, टेस्ट में कहीं कोई आप नानुकुर मत करो कि आज ये हो गया आज वो हो गया। हर टेस्ट आपके लिए मान के चलिए कि वो एक तरह का एग्जाम है, और हर टेस्ट को आपको उसी तरह से फॉलो करना है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो टेस्ट रेगुलरली दीजिएगा। और अगर पुरानी एनसीईआरटी आपके पास लिखते लिखते उसमें आपने पूरा काला पीला लाल कर दिया हो, तो एक नई एनसीईआरटी खरीद लीजिए आप। नई किताब में ना पढ़ने में थोड़ा ज्यादा मन लगता है, और बायो में 2 नई किताब खरीद सकते हैं आप। अगर आपकी पुरानी किताब थोड़ी सी बहुत ज्यादा आपने उस पर लाल पीला हरा कर दिया है, तो चूंकि नए एनसीईआरटी में कुछ चीजें ऐड की गई हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि जिन बच्चों का 2 साल के पहले का एनसीईआरटी है वो नई एनसीईआरटी खरीद लें, क्योंकि नई एनसीईआरटी की कुछ चीजें ऐड की गई जो सप्लीमेंट्री में, तो थोड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। समझ में आ रहा है आप लोगों के पास? ये है नई एनसीईआरटी आप फॉलो कर रहे हो, अगर पुरानी एनसीईआरटी है तो उसको रिप्लेस कर दीजिए। छोटी पतली सी किताब, ज्यादा महंगी किताब तो आती नहीं है, 200-250 की किताबें आती हैं, तो आप उसको कर सकते हैं।
ठीक है, चलिए कुछ और कुछ आप लोग को कुछ पूछना है पहले क्लास स्टार्ट करने के पहले? कुछ और स्ट्रेटजी पूछना चाहते हैं आप, कहाँ पे कैसे कॉमन? एक चीज मैंने पहले बता दिया आपको कि मिस्टेक्स ह्यूमन एरर का एक पार्ट होता है, वो होता है, लेकिन ह्यूमन एरर का मतलब ये नहीं है कि हम एमटीजी का, अब देखो एक तो फिंगर टिप्स आता है और मुझे लगता है कि करनाल के काफी सारे बच्चे अली को फॉलो करते हैं। बेटा एक चैप्टर को कितनी बार रिवाइज करना चाहिए? देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, आपने क्लास नोट्स पढ़ लिया, उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि आपके क्वेश्चन में आपका स्कोरिंग जो है वो 80% से कम है, 80% से कम स्कोर कर रहे हैं बायो में, तो चैप्टर फिर से रिवाइज करो, फिर से कहीं पे 100 क्वेश्चन और आप प्रैक्टिस कीजिए। आप देखिए कि आप में इंप्रूवमेंट है कि नहीं। अगर आपने 95% तक उस चैप्टर को आप सही कर रहे हैं तो आपको अब उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। देखो आपको सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा जब आप चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। फिंगर टिप्स, आई थिंक फिंगर टिप्स बेटर है, फिंगर टिप्स इज बेटर। या फिर अली वाली किताब आती है, वो काफी बच्चे फॉलो करते हैं करनाल में, तो वो किताब भी फॉलो कर सकता है। ठीक है, कोई भी एक गाइड ले लो, कोई भी एक गाइड। और मैं एक चीज बता दूं, एक चीज स्ट्रिक्टली मैं बता रहा हूँ आपको कि जो भी आपके पास आप कह सकते हैं जो आपके पास टेक्स्ट बुक है, प्रदीप, दिनेश, आटिया, भाटिया, इस किताब को बिल्कुल बंद कर दीजिए आप, इसको बांध दीजिए आप, इस किताब को खोलने की जरूरत नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, एनसीईआरटी पढ़िए, क्लास नोट्स पढ़िए और एक किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस करो। आपके पास जो जेनेसिस का बुकलेट है, बुकलेट के क्वेश्चंस केवल कीजिए आप, आपको उसके थ्योरी में भी जाने की जरूरत नहीं है। बायो में आप फिजिक्स केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, बट बायो में आपको उसके थ्योरी में भी जाने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी, क्लास नोट्स, एक किताब का पूरा क्वेश्चन बनाइए। और बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, अरिहन, एमटीजी, अली, कोई भी किताब आपके पास है, एक गाइड थोड़ी मोटी हो, वॉल्यूमिनस हो, और हर चैप्टर में जिसमें 200-300 क्वेश्चन मिले आपको, वो जरूर बनाइए आप। समझ में आ गया? और कुछ, और कोई कंफ्यूजन आप लोगों को बताइए, फिर मैं स्टार्ट करूं। ठीक है बेटा, सिलेबस कब तक होगा? अब देखो कोशिश तो यही रहेगी कि थोड़ा सा एग्जाम का पैटर्न देखते हुए हर टीचर को अपने टीचिंग पैटर्न को भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा उलूल जुलूल पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको एनसीईआरटी के इर्द गिर्द रखना है, थोड़ी चीजें बतानी है आपको। प्रॉब्लम कहाँ है देखो कि हम लोग इतना कुछ पढ़ाने लगते हैं, हर कोचिंग का ये रह जाता है कि टीचर्स इतना ज्यादा पढ़ाने लगते हैं कि वो एक चीज जो 40% में हो सकता है उसको हम बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर देते हैं। तो उसको थोड़ा सा हमें भी देखना पड़ेगा कि कहाँ पे हमें कट शॉर्ट करना है, ताकि आपका टाइम लिमिट के पहले, देखो मार्च एंड तक तो मान के चलिए कि मार्च एंड तक आपका सिलेबस खत्म हो पाए, तो आपके पास पूरा अप्रैल होगा रिवीजन के लिए। तो मार्च एंड आपका टारगेट होना चाहिए, क्योंकि देखो ये सितंबर खत्म हो रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने ये, और 6 महीने तो आप पढ़ेंगे ना कम से कम। तो ऐसा नहीं है बेटा, देखो कोई भी चैप्टर ज्यादा, अच्छी बताओ इस बार बायोटेक से 10 क्वेश्चन पूछे गए, इसका मतलब क्या है कि अगले साल भी बायोटेक से 10 क्वेश्चन आएंगे क्या? तो ऐसा नहीं करना है आपको, बिल्कुल स्टार्ट से करना है। हम एनिमल किंगडम से पढ़ेंगे और 12th तक जाएंगे, वो चिंता मत करो आपकी ये चैप्टर ज्यादा। मैं बता दूं एक चीज, कोई भी चैप्टर आपके लिए कम इंपॉर्टेंट नहीं है और कोई भी चैप्टर आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हर चैप्टर आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस जगह से फ्रेम कर रहा है क्वेश्चन, तो ये दिमाग से निकाल दीजिए। जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोटेक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी टीचर ऐसा कहता है वो गलत कह रहा है, मैं बता दूंगा आपको, हर चैप्टर आपके लिए इक्वली। अच्छा बताओ इस बार किंगडम से कितने क्वेश्चन पूछे गए? 3 से 4 पूछे गए थे। एनिमल किंगडम से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे?
3 क्वेश्चन पूछे गए थे, 4 में पहले 4 पूछा गया था। मुझे याद है, को बुक लंग्स वाला क्वेश्चन पूछा गया था, मछली वाला क्वेश्चन पूछा गया था, हेट्रो सर्कल वाला क्वेश्चन पूछा गया था, क्लेटे हेलमिंथेस का क्वेश्चन पूछा गया था। 4 क्वेश्चन थे किंगडम से। तो क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं आप? और देखो, एक चीज समझ में आ गया कि आपके इस मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि सर इसमें क्या करें, कॉकरोच पढ़ें, अर्थवर्म पढ़ें, फ्रॉग पढ़ें। क्या इस बार अर्थवर्म या फ्रॉग से ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया था क्या? नहीं, एक क्वेश्चन आया था कॉकरोच से, वो नर्वस सिस्टम वाला क्वेश्चन था उसका। तो ये कंफर्म है कि आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में केवल आपको कॉकरोच के बारे में पढ़ना है। अर्थवर्म फ्रॉग की जो जानकारी थोड़ी बहुत चाहिए आपको, वो आपको क्लासिफिकेशन के पार्ट में मिल जाए। था ना, कॉकरोच ही था ना, तो बच्चे पूछते रहते हैं ना एक्चुअली कि सर क्या करें, अर्थवर्म पढ़े हैं, कॉकरोच पढ़े हैं, क्या पढ़े, फ्रॉग पढ़े। तो अर्थवर्म और फ्रॉग का जो भी थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन है वो आपको दे दिया जाएगा जब आप किंगडम पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए बिल्कुल एक टाइम में देखो, बिल्कुल अपना गोल फिक्स करो कि हमें इतना पढ़ना है, इससे ज्यादा बियॉन्ड निकलना ही नहीं। और प्रैक्टिस ही केवल आपको परफेक्शन देगा। क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना कर सकते हो, एक किताब अगर आपने पूरा बना लिया ना, तो फिर से प्रैक्टिस करो उसी किताब। और हर दिन देखो टारगेट बनाओ, हर दिन का टारगेट होना चाहिए कम से कम 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस करें। 200 आज के बाद से ये आप अपने दिमाग में डाल लीजिए कि 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हर दिन सॉल्व करना है, चाहे वो बॉटनी का हो, चाहे वो जियोलॉजी का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो। 200 टारगेट लेके चलिए आप। और आप ऐसा करो, देखो मैं कितना एक चीज बता रहा हूँ आपको, आप एक मोटी सी फाइल बनाओ, है ना, मोटी सी फाइल बनाओ, और वो फाइल आप बनाइए बायो का भी, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी। जिस दिन आपने क्वेश्चन सॉल्व किया और जहां आपने मिस्टेक किया, उस मिस्टेक को आप उसी समय उस फाइल में लिखो कि मैंने ये गलत किया है, इसका आंसर ये था। तो मेक अ सेपरेट कॉपी, एक सेपरेट कॉपी बनाइए, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, बॉटनी का, जियोलॉजी का। और जो मिस्टेक पॉइंट आप कर रहे हो, जहां पे आप मिस्टेक कर रहे हैं, उसको सेपरेटली आप लिखिए वहां पर। इस क्वेश्चन का ये आंसर था, गलत क्यों हुआ आपसे, आप जानते थे गलत क्यों किया, या नहीं जानते थे तो ये इसका इंफॉर्मेशन। तो ये एक स्ट्रेटजी फॉलो कीजिए। समझ में आ गया बच्चों? चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर 2021 नाउ। अब तो 2020 चला ही गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, होपफुली आप इसका जवाब दे पाएंगे। थर्ड, एम्फिओक्सिस। एम्फिओक्सिस, ओके। क्यों आपको लगता है एम्फिओक्सिस आंसर है इसका? सबने सी कहा आंसर इसका, एम्फिओक्सिस। क्यों भाई, व्हाई एम्फिओक्सिस? ओके, एक्सेप्ट आवर क्लासेस। ओके, अच्छा बताओ, अगर मैं इसमें ऐसा लिखता, चलो मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूँ। अगर मैं इसमें ऐसा लिखता, इसको हटाकर मैं लिख देता हूँ एस लिखता हूँ, क्या करते हैं इसका? पहले का आंसर ठीक था, पहले का आंसर आप सही कह रहे थे, एम्फिओक्सिस ही होगा। और क्या ये अगर पूछा जाए कि सिंडिकेट्स तो क्लास नहीं है ना, अभी बताओ इसका आंसर क्या है? इसका आंसर अभी क्या है? उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए आप, मैंने चेंज किया क्वेश्चन अभी, अब बताओ। अब मैंने लिख दिया एक्स यहाँ पर, डी होगा। डी क्यों होगा? डी क्यों होगा? हाँ जी बताओ, डी क्यों होगा इसमें? अच्छा, इन्वर्ट नहीं, गलत बात। ट्यूनिकेट्स इन्वर्टिब्रेट में नहीं आता, ट्यूनिकेट्स कॉर्डेटा में आता है, वर्टिब्रेट्स में आता है, कॉर्डेट्स कहते हैं, इन्वर्टिब्रेट नहीं कहते।
अब देखो फिर वही इसका है कि ये जो तीनों आप देख रहे हैं ये तीनों एक क्लास है, और आप जानते हैं एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ट्यूनिकेट जो होता है ये आपका एक क्या बताओ सब फाइलम है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सा, टेक्सा के बेसिस पे आप जानते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बताओ ट्यूनिकेट्स होगा, क्योंकि बाकी तीनों वैसे भी देखिए आप कह सकते हैं तीनों जो आप देख रहे हो ये इसका पार्ट है, बताओ ये आता है किसमें, ये आते हैं वर्टिब्रेटा में, और ये जो तीनों आप देख रहे हैं ये किसमें आता है, तो इसे कहते हैं प्रोटो कॉर्डेटा कहा जाता है ना। तो यही सब देखो, यही सब छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। और एक जैसे आपने कहा कि ट्यूनिकेटा क्लास नहीं है, ट्यूनिकेटा एक आपका सब फाइलम है जो कॉर्डेटा के ग्रुप में आता है। तो ये तीनों क्लास है किसका बताओ, वर्टिब्रेट्स का, और ये एक सेपरेट सब फाइलम किसका बताओ, प्रोटोकॉर्डेटा का, ट्यूनिकेट जिसको आप यूरोकॉर्डेटा भी कहते हैं। समझ में आ गया? तो इसका आंसर क्या हो गया बताओ, फोर्थ वन। अभी अभी इस क्वेश्चन का आंसर क्या बताओ, फोर्थ वन आ जाएगा। चलिए ठीक है, अब ये बताओ जैसे if we talk about the 5 kingdom classification, तो आप जानते हैं इसमें हम जो पढ़ते हैं वो एक टर्म यूज करते हैं इसमें, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिलिया। ये आप सब जानते हैं है ना, कि ये जो आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है जिसमें विटेकर ने दिया था, आर.एच. विटेकर जानते हैं, नाम है आपके, who classified all the living organism into 5 different kingdom, and that is Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia। और आपको पता है कि मोनेरा जो आता है ये एक यूनी सेलुलर प्रोकैरियोट्स में कहते हैं, प्रोकैरियोट्स। प्रोटिस्टा जो होता है देखो ये एक यूनिसेलुलर क्या बताओ, यूकैरियोट्स में आता है ना। और आप ये जानते हैं कि जो फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया है ये तीनों के तीनों क्या बताओ, इन्हें कहा जाता है मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। सबको पता ये चीज है ना। और आप जानते हैं तो इसमें जो बेसिक डिफरेंस है फंजाई में, प्लांटेड में, एनिमेलिया में, ये डिफरेंस कहाँ बताओ, इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आता है। आप जानते हैं कि फंजाई जो होता है ये एक मल्टी सेलुलर डिकम्पोजर होता है, डिकम्पोजर कहते हैं इसको, ये नॉन मोटाइल होता है। प्लांटे आप जानते हैं ये एक तरह का ऑटोट्रॉफ होता है, और प्लांट वगैरह में ऐसा कोई एक्टिव मूवमेंट की, जैसे अगर प्लांट एक जगह पर है तो वो कहीं चल के जा नहीं सकता, अपनी प्लेस को चेंज कर ले। हाँ ड्रिफ्टिंग वगैरह वाटर का होता है तो मूवमेंट होता है, बट एज सच जैसे आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा सकते हैं, प्लांट अपने उस पार्ट को चेंज नहीं कर सकता। ड्रिफ्टिंग जो जैसे वाटर एक्वेटिक प्लांट्स वगैरह होता है उसमें ड्रिफ्टिंग हो सकता है, बट ड्रिफ्टिंग का मतलब ये नहीं कि वो एक्टिवली मूव कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ऑल्दो नास्टिक मूवमेंट वगैरह पढ़ते हैं आप, वो प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक है, बट जिस तरह से एनिमल्स का मोटिलिटी होता है, मूवमेंट होता है, वो यहाँ पर नहीं है ना। तो प्लांट्स आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफ्स, दे आर मल्टीसेलुलर डिकम्पोजर, जिसको आप फंजाई कह रहे हैं। और जो एनिमेलिया होता है आप जानते हो कि ये हेटेरोट्रॉफ्स होता है, हेटेरोट्रॉफ कहते हैं।
एनिमल्स आर ऑल एनिमल्स मस्ट बी, क्या है बताओ, सारे के सारे एनिमल्स क्या है बताओ, हेटेरोट्रॉप होते हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। एनिमल्स मस्ट बी हेटेरोट्रॉप। और आप जानते हो कि एनिमेलिया एक काफी बड़ा किंगडम है, जिस किंगडम में पॉलीथेरा से लेके ब्लू व्हेल तक आता है, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा ऑर्गेनिज्म एनिमेलिया में आता है। अच्छा मुझे बताइए आप, अमीबा क्या है? क्या अमीबा को, या अमीबा बिलोंग्स टू, आप जानते हैं इसको प्रोटोजोआ कहते हैं। और इसका मतलब क्या है? प्रोटोजोआ का मतलब क्या होता है? एनिमल्स, प्रिमिटिव एनिमल्स कहा जाता है, प्रिमिटिव एनिमल्स लाइक कहता है। तो अमीबा को कहां रखा जाए? क्या ये एनिमेलिया का पार्ट है? हाँ जी बच्चों बताओ, अमीबा जो होता है इट बिलोंग्स टू प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ किस ग्रुप में आता है? प्रोटिस्टा में आता है, ठीक है। तो फिर इसको एनिमल लाइक क्यों कहते हैं? व्हाई द टर्म वी यूज प्रिमिटिव? प्रोटो मतलब होता है प्रिमिटिव, जोआ मतलब होता है एनिमल, प्रोटोस जोआ, प्रिमिटिव एनिमल। तो इसको एनिमल क्यों कहते हैं बताओ? व्हाई अमीबन्स, अमीबा को प्रिमिटिव एनिमल लाइक क्यों कहते हैं? एनी आइडिया? बिल्कुल सही बात है। देखो हेटेरोट्रॉप जो आप लिख रहे हो ना, तो हेटेरोट्रॉप में कई मोड आता है। इसमें होलोजोइक मोड भी आता है, पैरासिटिक मोड भी आता है, सेप्रोजोइक मोड भी आता है, और सिम्बायोटिक मोड भी आता है। तो ये जो एनिमेलिया में आप देख रहे हैं कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, देखो दो चीजें होती है, एक तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है अमीबा में, और लोकोमोशन भी होता है लोकोमोटिया के हेल्प से। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन, अमीबा को प्रिमिटिव एनिमल लाइक एनिमल मान लिया है, प्रोटोजोअन्स को प्रिमिटिव एनिमल लाइक मान लेते हैं, लेकिन ये एनिमेलिया नहीं है क्योंकि ये यूनिसेलुलर होता है, एंड दैट्स व्हाई इट बिलोंग्स टू द ग्रुप प्रोटिस्टा। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन बन सकता है कि इवन एनिमल्स, इवन अमीबा हैज एनिमल लाइक न्यूट्रिशन, एनिमल लाइक लोकोमोशन, बट स्टिल इट इज कॉल्ड प्रोटिस्टा। व्हाई? तो क्या बोलेंगे आप? बिकॉज इट इज यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? क्वेश्चन ये बन सकता है ना कि इन अमीबा देयर इज न्यूट्रिशन लाइक एनिमल्स, movement like animals, but it is not a part of animalia. Why? तो ये मल्टी सेलुलर नहीं होता। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए अब यहाँ पर, क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग characteristic, which of the following characteristic is applicable for all the animals? ऑप्शन लिख के देखो यहाँ पर, लिखिए, एक्स्ट्रा सेलुलर digestion, number 2 free living
habit, third neural excitability, always reproduce by sexual method, and number 5, none of these. None of these. Jyoti. For your answer? Shruti. Okay. 5 आएगा. For your answer दे सकते हैं. कुछ बन सकता है और क्या इसमें? सबका आंसर 5 क्या है? अर्चित का आंसर 3 आ रहा है. ये वाला. रोहित का आंसर भी 5 आ रहा है. ठीक है. मतलब बल्क में बच्चों का आंसर 5 ही आ रहा है. चलिए ठीक है. तो एक चीज बताओ, देखो अब यहाँ पहली बात कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या ये सभी एनिमल्स में होता है? तो किसमें नहीं होता बताओ? कौन से एनिमल्स में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन नहीं होता? अगर आप कह रहे हैं यस यू आर राइट, आप जानते हैं कि पॉलीफेरम जो होता है उसमें इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है. कि ये तो ऑप्शन आपका चला गया. चलिए ठीक है. फ्री लिविंग हैबिट, ये तो बहुत सिंपल सा चीज है. देखो हाँ, फ्री लिविंग हैबिट की बात करें तो आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे पैरासाइट्स हैं. साइक्लोस्टोम पैरासाइट्स है, प्लेटियलविटिस पैरासाइट है. तो ये फ्री लिविंग भी होता है. तो ये भी जगह में. व्हाट अबाउट दिस न्यूरल एक्साइटेबिलिटी? आप जानते हैं. अच्छा बताओ, न्यूरॉन्स क्या हर जगह होता है क्या? क्या नर्व सेल हर जगह होता है क्या? यस. पॉलीफेरम में भी नहीं होता है. नर्व का इनिशिएशन कहां से होता है बताओ? सिलेंड्रेटा वाले ग्रुप से. न्यूरॉन्स स्टार्ट्स फ्रॉम सिलेंड्रेट्स, और उसके हिसाब से ये भी आंसर नहीं होगा. और ये तो गलत है ही. ये ऑलवेज रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मेथड. आप जानते हैं कि सिलेंड्रेट्स में, पॉलीफेरा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है. ये भी गलत हो गया. द आंसर इज नन ऑफ दिस. इसका आंसर क्या होगा बताओ? 5 हो जाएगा. समझ में आ गया बच्चों ये चीज? तो देखो यही कह रहा हूं कि क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, बड़े आसान आसान से क्वेश्चन होते हैं. फ्रेमिंग करने वाली बात होती है. बस आपको ये है कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. और ये आसान कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं, इसमें आप गलत नहीं कर सकते. समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं. देखिए यहाँ पर देखो. अच्छा बताओ, जैसे आप कहते हो कि जो एनिमेलिया एक किंगडम है, इसको आप 2 ग्रुप में ऐसे डिवाइड करते हैं. इसमें एक नाम लिखा जाता है पैराजोआ, और एक नाम लिखते हैं यू मेटाजोआ. एनिमेलिया को मेटाजोआ कहा जाता है. ये आपको पता है कि एनिमेलिया का 2 ग्रुप है, पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ. और आप ये भी जानते हैं कि पैराजोआ में सेलुलर एग्रीगेट्स कहा जाता है. सेल्स की ग्रुपिंग होती है इसमें, टिश्यूज नहीं होते. टिश्यूज यहाँ पर लैग.
सेल्स का ग्रुप होता है भी मल्टीसेलुलर ही है, लेकिन यहाँ आप कहते हैं टिश्यूज नहीं होते। और यहाँ पर जब आप जानते हो यहाँ सेल्स भी होता है, टिश्यूज भी होते हैं, ऑर्गन भी है, तो ऑर्गन सिस्टम भी होता है। तो यूमेटाजोअम ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जिसमें आप कहते हैं सेल्स भी है, टिश्यूज भी है, ऑर्गन भी है, ऑर्गन सिस्टम भी होता है। हर जगह मतलब सारी चीजें नहीं होती, बट टिश्यूज तो हर जगह मिलेगा। तो पूछा जाए कि यूमेटाजोअम में अगर एक यूनिवर्सल चीज है, तो हर यूमेटाजोअम में लिख सकते हैं आप टिश्यूज मस्ट बी प्रेजेंट। सेल्स अगर और टिश्यू अगर होगा तो सेल्स भी होगा, लेकिन हर यूमेटाजोअम में आप कहेंगे ऑर्गन भी है, ऑर्गन सिस्टम भी, ऐसा नहीं होता। तो अगर पूछा जाए एक यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक बताओ कि जो सारी यूमेटाजोअम्स में मिलेगा, वो टिश्यू ग्रेड की बात करते हैं आप, सेल्स भी होगा और टिश्यूज भी होंगे। जैसे देखिए यहाँ पर आप जानते हैं कि पैराजोआ में एक ही फाइलम आप पढ़ते हो, इसका नाम है पॉलीकेरा। ये एक सिंगल फाइलम है पॉलीकेरा, है ना। और आप जानते हैं कि इसके अलावा जितने भी फाइलम है, ये सब यूमेटाजोआ में आते हैं। और मैं नाम आप जानते हैं, मैं लिखूंगा, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10। 11 है। जैसे देखो 2 में क्या है बताओ, सिडेंट्रेटा कहते हैं। थर्ड में टिनोफोरा आता है, फोर्थ में प्लेटिहेलमिंथेस आता है, फिफ्थ में एस्क्लेमेंथेस आता है, 6 में एनिडा आता है, 7 में आर्थ्रोपोडा आता है, 8 में मोलस्का आता है, 9 में इकानोडर्माटा आता है, 10 में हेमिकॉर्डेटा कहता है, और 11 में बताओ क्या होता है, कॉर्डेटा होता है। ये नाम आपको पता है। देखो थोड़ा सा स्ट्रेटजी चेंज कीजिएगा, मतलब हर चीज अब आपको बिल्कुल 11th वाले स्टाइल से नहीं पढ़ना, थोड़ा सा स्मार्टली स्टडी करना है आपको। ये मैंने लिख दिया 2 से लेके 11 तक, ये 2 से 11 तक का सीक्वेंस याद होना चाहिए आपको। सीक्वेंस यही होता है। देखो सेकंड में क्या बताओ, सिडेंट्रेटा है, थर्ड में टिलोफोरा है, फोर्थ में प्लेटिहेलमिंथेस है, फिफ्थ में एस्क्लेमेंथेस है, सिक्स में एनिडा है, सेवंथ में आर्थ्रोपोडा है, 8 में मोलस्का है, 9 में इकानोडर्माटा है, 10 में हेमिकॉर्डेटा, और 11 में क्या बताओ, कॉर्डेटा आता है। ये सबको पता होना चाहिए, सीक्वेंस याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखो, अब आपको पता है इसमें कि इसमें जो फर्स्ट, सेकंड और 3 है, अगर आप इसको एक साथ रखना चाहते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को, तो किस जगह पर इसमें सिमिलरिटी है बताओ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को। तो इन तीनों को हम बेसिकली कहते हैं क्या बताओ, डिप्लोब्लास्टिक ही कहा जाता है इसको। इन एनिमल्स में एक्टोडर्म होता है और एंडोडर्म की बात करते हैं। 1, 2, 3, एक पॉलीकेरा, सिडेंट्रेटा, टिनोफोरा। और आप जानते हैं कि इसमें 4 से लेकर 11 तक जो बचा हुआ है, 4 to 11, इन्हें क्या बोलते हैं बताओ, इन्हें डिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। इनमें एक्टो भी होता है, एंडो भी होता है और मीजो भी होता है। अब देखो, अब कहीं एनसीईआरटी में तो ऐसा लिखा हुआ नहीं है, आपके दूसरे टेक्स्ट बुक में लिखते हैं कि जो इसमें ये जो होता है थर्ड टिनोफोरा जो होता है, थर्ड वन को क्या बोलते हैं बताओ, इसे कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। इसे कनेक्टिंग लिंक कहते हैं बिटवीन डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। तो ये एक कहीं ना कहीं याद रखिएगा। वैसे आपके बुक में साफ साफ लिखा गया है कि टिनोफोरा एक डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, बट कहीं ना कहीं ये इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा लिखा हुआ कि जो टिनोफोरा है वो डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक का कनेक्टिंग लिंक है। कनेक्टिंग लिंक क्यों है बताओ,
क्योंकि इसमें ऐसा माना जाता है कि इसमें कुछ स्मूथ मसल सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ये बियॉन्ड इंफॉर्मेशन है। तो आपके लिए केवल इतना ही जानकारी काफी है कि टिनोफोरन्स को डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक के बीच में रखा जाता है। मीजोग्लिया तो देखो पहले भी मिलता है, मीजोग्लिया तो पहले भी था। स्मूथ मसल सेल्स का अपीयरेंस हो जाता है कहाँ बताओ, आपके टिनोफोरन्स में, जो मीजोडर्म से बना हुआ होता है। तो ये डिप्लो से एडवांस्ड है, पूरा ट्रिप्लो नहीं है। तो एक लाइन आप लिख लीजिएगा कि टिनोफोरन्स को कनेक्टिंग लिंक कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक के बीच में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से, अगर थोड़ा सा ज्यादा पूछा गया। ये समझ में आ गया। अब देखो एक और चीज, अब आप जानते हो कि इसमें जो सेकेंड और थर्ड होता है, सेकेंड और थर्ड, इसे कहते हैं टिश्यू प्लेट लैंड कहा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसमें ऑर्गन नहीं होता है। इसके बाद देखो जो आपका चार्ट होता है, इसमें सेल, टिश्यू, ऑर्गन ग्रेड कहता है, इसमें सिस्टम नहीं होता। और 5 से लेकर 11 तक की बात करें अगर हम, तो इसमें सेल्स भी है, टिश्यू भी है, ऑर्गन भी है और ऑर्गन सिस्टम भी होता है। ये ग्रुप याद रखिएगा। प्लेटियलमेंटस में आप जानते हैं कि ऑर्गन होता है, ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। पहली बार अगर ऑर्गन की बात करें, ऑर्गन का बनना स्टार्ट कहां से हुआ, वी नो दैट टिश्यूज के मिलने से ऑर्गन बनता है और ऑर्गन के मिलने से ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो ऑर्गन सिस्टम जो ग्रेड कहते हैं वो स्टार्ट कहां से हुआ बताओ, वो स्टार्ट कहां से होता है, एस्केलेंटिस वाले वर्ड से। तो ऑर्गन सिस्टम ग्रेड स्टार्ट्स फ्रॉम द फाइलम एस्केलेंटिस। तो ये ग्रुप याद रखिएगा। इसमें एक तो देखो इसका ये पार्ट मेरे ख्याल समझ में आ गया आपको। अब यहाँ एक थॉट्स देखिए, ये जो ह्यूमरस हुआ है, इसको अब हमने डिवाइड किया दो ग्रुप में सिमेट्री के बेसिस पे। आप जानते हैं इसमें एक टर्म यूज करते हैं रेडियाटा और एक टर्म यूज करते हैं बाई लैट्रियल। और ये जो बेसिस है, इसका बेसिस क्या बताओ, सिमेट्री होता है। आप जानते हैं एक लैटर एक ऐसा एनिमल है जिसके बॉडी को आप दो आइडेंटिकल हाफ में कई लाइन से डिवाइड कर सकते हैं, और वो जो दो हाफ बनेगा वो एक दूसरे का मिरर इमेज कहा जाता है। मिनी एक्सिस देखो, एक्सिस 1 भी है, एक्सिस 2 है, एक्सिस 3 है। तो बॉडी कैन बी कट इनटू मेनी आइडेंटिकल हाफ्स, किसी भी लाइन से जो सेंटर से क्रॉस कर रहा है, और बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा, और वो इक्वल हाफ एक दूसरे का क्या होता है, मिरर इमेज होता है, बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी कहता है। बोथ द हाफ मस्ट बी मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, अगर आप डिटेल सिमेट्री की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? और देखो अब मान लो एक ऐसा, जैसे ह्यूमन बॉडी की बात करें, ये मान लिया आपका नेवल सिस्टम है, नाव भी आता है, और आप अगर आप ऐसे इंसान को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं, या आपके पास एक तंदूरी चिकन है और दोनों को उस तंदूरी चिकन, फुल तंदूरी चिकन है और उसको बिल्कुल आप इक्वली दो बच्चों में, दो लोगों में डिवाइड करना चाहते हैं ताकि दोनों को एक लेग पीस मिल जाए कम से कम, तो कट आप यूज करेंगे। यही पैटर्न होता है, ये सिंगल एक्सिस, एक ही एक्सिस होता है जिससे बॉडी दो पार्ट में कट होगा। सिंगल एक्सिस से बॉडी, और वो भी दो आइडेंटिकल हाफ नहीं होता, नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिकल कहते हैं, दे आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल
but they are not exactly identical. Exactly word use कहाँ करेंगे आप? If we talk about radial symmetry, both the half must be mirror image of each other. ये किसके लिए होता है? रेडियल सिमेट्री के लिए. बायलैटरल सिमेट्री में एक ही लाइन होता है और इस लाइन को क्या बोलते हैं बताओ? इस लाइन को कहते हैं मिड सैजिटल एक्सिस कहते हैं. इसे मिड सैजिटल एक्सिस कहा जाता है, जिससे बॉडी जो होता है दो इक्वल पार्ट में कट हो जाएगा, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हाफ कहते हैं. समझ में आ रहा है? या फिर अगर मैं ऐसे कहूं कि अगर इस ह्यूमन बीइंग्स को मैं ऐसे कट कर दूं इस एक्सिस में, देखो अगर आप ऐसे कट करेंगे तो इसमें आपको राइट लेफ्ट मिलेगा. देखो राइट हाफ लेफ्ट हाफ मिलेगा. देखो अगर आप इस एक्सिस से कट करेंगे, अगर आप इसको ऐसे कट कर दें, देखिए ऐसे बीचों बीच, इस एक्सिस को कहते हैं फ्रंटल एक्सिस. ये फ्रंटल एक्सिस होता है जिससे बॉडी कट होता है. किसे बताओ? डॉर्सल में और वेंट्रल में. लेकिन ये आइडेंटिकल हाफ नहीं होगा, याद रखिएगा. डॉर्सल वेंट्रल से भी बॉडी कट किया जाता है. जब आप सर्जरी वगैरह करते हैं तो हर एक्सिस बताया जाता है कि ये एक्सिस है, ये एक्सिस है. तो जो आपका फ्रंटल एक्सिस होगा उससे बॉडी आइडेंटिकल हाफ में नहीं कटेगा, वो डॉर्सल वेंट्रल में बॉडी को कट करता है. याद रखिएगा, लेफ्ट राइट डॉर्सल वेंट्रल, ये सारी चीजें यूज कहाँ करते हैं आप? बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स के लिए. ऐसा वर्ड आप यहाँ यूज नहीं करेंगे. We can never use that word for this radially symmetrical animals. Left, right, dorsal, ventral, ये जो सारे words use करते हैं आप, ये use किसके लिए करते हैं बताओ? Bilaterally symmetrical animals के लिए. तो देखो, तो frontal axis से body cut होगा dorsal ventral axis में. dorsal part है, ventral part. आप जानते हैं कि जो body का वो part जो gravity को face करता है, वो ventral axis होता है. और उसके अपोजिट एंड को क्या बोलते हैं बताओ? डॉर्सल कहते हैं. याद रखिएगा, किसी भी एनिमल्स में, किसी भी बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स में बॉडी का वो पार्ट जो जमीन को फेस करे एट द टाइम ऑफ मूवमेंट, उसे कहते हैं वेंट्रल एक्सिस. एंड अपोजिट टू वेंट्रल एक्सिस इज कॉल्ड डॉर्सल एक्सिस. ये समझ में आ रहा है बच्चों कि वेंट्रल डॉर्सल क्या है? समझ में आ रहा है कि मूवमेंट के टाइम पर बॉडी का वो हिस्सा जो जमीन को फेस करे वो वेंट्रल है, और वेंट्रल के अपोजिट पार्ट को क्या बोलते हैं बताओ? डॉर्सल कहा जाता है. और ये वेंट्रल डॉर्सल लेफ्ट राइट. इवन देखो एक और चीज बताऊंगा, अगर मैं इस बॉडी को यूं कट कर दूं, देखिए ऐसे ऐसे टीएस बना के देखो, तो ये जो एक्सिस आप देख रहे हैं ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है? ट्रांसवर्स एक्सिस टीए, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है और इससे बॉडी कट होगा दो पार्ट में, और ये बनेगा देखो एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट. ये तरह आपका हेड का पार्ट है. याद रखिएगा, नर्वस सिस्टम जिधर है वो एंटीरियर पार्ट है, और उसके अपोजिट एंड को क्या बोलेंगे बताओ? वो उसका पोस्टीरियर पार्ट होता है. तो तीन एक्सिस बता रहे हैं, मिड सैजिटल एक्सिस, फ्रंटल एक्सिस एंड ट्रांसवर्स एक्सिस. मिड सैजिटल से बॉडी कट होता है लेफ्ट राइट में, फ्रंटल से बॉडी कट होता है डॉर्सल वेंट्रल में, और ट्रांसवर्स से बॉडी कट होता है इंटीरियर और पोस्टीरियर में. और याद रखिएगा, अब बेटा बहुत सारे एक्सिस है, ये केवल याद रखना, फ्रंटल याद रखो, मिड सैजिटल याद रखो, दैट्स एनफ. वैसे तो ये भी आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया होगा. और याद रखिएगा ये जो सिमेट्री एपियर होता है ये एनिमल्स के एक्टिव लाइफ से डिपेंडेंट होता है. जिन एनिमल्स में सेडेंटरी मोड होता है, याद रखना, जिन एनिमल्स में सेडेंटरी मोड होता है, जो चलते नहीं है, जिनमें एक्टिव मूवमेंट नहीं होता, जो सरफेस चिपके हुए रहते हैं, तो सेडेंटरी मोड में क्या मिलेगा आपको? रेडियल सिमेट्री. दोज हु आर स्टैटिक सेडेंटरी सेसाइल एनिमल से कहते हैं, जो सरफेस से चिपके रहते हैं, जिनमें मूवमेंट नहीं होता, उनमें सिमेट्री कैसा मिलेगा आपको? रेडियल. लेकिन जहां पर आप जानते हैं एक्टिव मूवमेंट है,
डायरेक्शन के हिसाब से याद रखना एक टर्म, दिस टर्म कॉल्ड डायरेक्शनल मूवमेंट। और इन एनिमल्स में डायरेक्शनल मूवमेंट हो जो अपने विल के हिसाब से मूव करते हैं, उनमें सिमेट्री कैसा होता है? क्या होता है? बायलैटरल होता है। ठीक याद रखिएगा। रेडियाटा में दो ग्रुप आता है, रेडियाटा में दो ग्रुप आते हैं। सिमेट्री की बात करें तो सेकंड और थर्ड रेडियाटा में रखते हैं रेडिया। इसमें कहीं कोई याद रखना, ये सबके सब रेडियाटा हैं, सारे के सारे जो सिलिंड्रेटा हैं और सबके सब जो टीनोफोरा हैं वो इसी में आते हैं, रेडियाटा कहते हैं उसको। क्वेश्चन बताऊंगा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, बता देता हूं आपको। लेकिन 4 से 11 तक, 4 से 11 तक प्लेटिया हेलमिंथेस से लेके कॉर्डेटा तक उन्हें क्या बोलते हैं बताओ? उन्हें बायलैटरिया कहा जाता है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है देखो, यहाँ पर ये आप लोगों ने लिख लिया सब, रेडियाटा लिख लिया आपने, सेकंड थर्ड फाइलम रेडियाटा में आता है। 4 से 11 का फाइलम किसमें आता है बताओ? ये आता है प्लेटी, सॉरी ये आता है बायलैटरिया में। ठीक है, चलिए अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। लिखे, रेडियाटा इंक्लूड्स ऑप्शन दे रहा हूं, नंबर 1 ए, हाइड्रा, टीनोप्लाना, स्टारफिश, B, all of these, and E, more than one. All of these. Okay. और कोई आंसर? E, more than one. Okay, okay, all of them, all of them. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन तो ये है, इसी के पैरेलल में एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ। देखो क्वेश्चन में वर्डिंग का ध्यान देना बहुत जरूरी है। देखिए वर्डिंग में अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो कुछ गलत हो जाएगा। क्वेश्चन ये देखो, रेडियली symmetrical animals are, radially symmetrical animals are, ऑप्शन वही है देखो, A, B, C, D और E, सेम ऑप्शन दिया गया है। अब बताओ इसका आंसर, इसमें वाला दिया जाएगा। ओके, देखो क्वेश्चन एक जैसा लग रहा है देखने में ना, ऑप्शन भी एक ही जैसा है, ऐसा लगता है कि क्वेश्चन एक ही जैसा है, ऑप्शन भी एक जैसे हैं, बट ऐसा है नहीं। देखो इसका आंसर क्या है, ये लिखा रेडिएटा लिखा गया है, तो इसमें दो ही फाइलम आता है यार ना, इसका आंसर है मोर देन वन और इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। ये चीज याद रखिएगा कि आप कहते हैं जो आपका फाइलम इफेक्टिव डाउन होता है, इसका जो ग्रुप होता है, ग्रुप इज ऑलवेज बायलैटरियल, सिमेट्री चाहे कोई भी हो, ग्रुप ऑलवेज बायलैटरियल है। हाँ, अगर आप सिमेट्री की बात करेंगे तो सिमेट्री यहाँ पे रेडियल भी है और
बायलैटरल भी होता है। लार्वा की सिमेट्री बायलैटरल है और एडल्ट की सिमेट्री क्या बताओ? रेडियल होता है। याद रखना कि ये इसका प्राइमरी सिमेट्री होता है और ये इसका सेकेंडरी सिमेट्री होता है। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैंने पूछा है ग्रुप रेडियाटा, तो रेडियाटा में दो ही ग्रुप आता है, दो ही फाइलम आता है, चिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा, तो इसमें स्टारफिश नहीं आएगा। ये चीज याद रखिएगा, स्टारफिश की सिमेट्री चाहे कोई भी हो, रेडियल हो चाहे बायलैटरल हो, उसका ग्रुप क्या बताओ? उसका ग्रुप हमेशा बायलैटरिया ही होता है। ये चीज समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कि उसका ग्रुप हमेशा बायलैटरिया ही होता है। सिमेट्री जो है वो रेडियल भी हो सकता है, बायलैटरल भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पूछा रेडियली सिमेट्रिकल, देखो वर्ड देखो, पता नहीं क्या पूछा। मैं यहाँ सिमेट्री पूछ रहा हूँ आपसे, यहाँ पे ग्रुप पूछा गया आपसे, तो सिमेट्री में सब कुछ आ जाएगा। तो ये वर्डिंग पे ध्यान देना है, और ये सब बड़े आसान से क्वेश्चन हैं और इसमें आप गलत नहीं कर सकते। समझ में आ गया? और ये चीज याद रखिएगा कि बायलैटरिया में एक चीज जरूरी होता है कि बायलैटरिया जितने भी होते हैं, ऑल बायलैटरिया मस्ट बी। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखे। अच्छा क्लास है, कितना बज गया भाई? टाइम हो गया क्या? ओके ओके बेटा, चलिए चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। चलो बेटा ठीक है, हम अगली क्लास में मिलते हैं फिर। टेक केयर, बाय।